तो प्यारे बच्चों, हम आपको इतिहास के पहले नंबर चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें हम आपको पिछले वीडियो में 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, जो कि गेस्ट क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में आने की उसका बहुत अधिक संभावना था। यदि आप लोग वह वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस क्लास में हम आपको 5 क्वेश्चन और बताएंगे। 5 क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन लिखित रूप से बताएंगे, 1 क्वेश्चन मौखिक रूप से बताएंगे। तो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें 1 क्वेश्चन लघु तरीके का बताएंगे और 3 क्वेश्चन दीर्घ तरीके का बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चन होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना होगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको बताएंगे इतने सरल भाषा में बताएंगे, इतने बारीकी से बताएंगे कि आपके दिमाग में 100% जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है, किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ अब नहीं करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं, जो आपको हम आज बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो हम लोग जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे वह लघु तरीय प्रश्न से रहेगा, और उसके बाद बाकी हम लोग 3 क्वेश्चन दीर्घ तरीय में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालवेरिन क्या है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार के एग्जाम में भी बहुत अधिक संभावना है कि पूछा जाएगा। जालवेरिन क्या है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, हमारी बात को कंसंट्रेट होकर के आप लोग सुनिएगा और यहाँ पर देखते रहिएगा। तो कह रहा है कि यह एक प्रकार की व्यापारिक संस्था है। जालवेरिन क्या है, तो एक प्रकार की व्यापारिक संस्था है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था। जालवेरिन संस्था का निर्माण कब हुआ था? 1834 ईस्वी में किया गया था, और जर्मनी 1844 ईस्वी में परसा के पहल से इसका सदस्य बन गया था। यानी कि कुल मिलाकर के आपसे पूछा जा सकता है कि जालवेरिन क्या है, तो आपको बताना है कि एक प्रकार की व्यापारिक संस्था है, जिसका निर्माण 1834 ईस्वी में किया गया था, और जर्मनी इसका सदस्य 1844 ईस्वी में बना था। 3 ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, व्यापारिक संस्था है, दूसरा, इसका निर्माण 1834 ईस्वी में हुआ, और तीसरा, जर्मनी 1844 ईस्वी में इसका सदस्य बन गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जालवेरिन के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लघु तरीके का प्रश्न है, इसमें आपको 25 से 30 वर्ड में लिखना रहता है। तो आपको अगर इतना लिख देते हैं आप लोग, तो आपको 2 नंबर आराम से दे दिया जाएगा। चलिए, अब इसके बाद जितने सारे भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन दीर्घ तरीके क्वेश्चन रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे कि गैरीबाल्डी के कार्यों को लिख। तो सबसे पहले आप लोग गैरीबाल्डी के बारे में 2 चीज़ याद रखिएगा, जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, और उसने किसका गठन किया था? तो इसने लाल कुर्ती का गठन किया था। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले गैरीबाल्डी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग देख लेते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली के कुछ क्षेत्रों पर गैरीबाल्डी पूरे जोश खरोश के साथ आक्रमण करने का प्रयास करता है, अधिकार करने का प्रयास करता है। इटली के कुछ क्षेत्रों पर, जैसे सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया, सिसिली और नेपल्स के क्षेत्रों पर जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास गैरीबाल्डी करता है। यह पेशे से एक नाविक था, ठीक है, यह पेशे से एक क्या था? नाविक था, और मेजनी का बहुत बड़ा समर्थक था। आखिर मेजनी कौन है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, और हर एक बार पूछा भी जाता है कि मेजनी कौन है। तो हम आपको शुरू में ही बताए थे कि एक क्वेश्चन मौखिक रूप से हम आपको बताएंगे, तो यहाँ पर आपको मेजनी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा कि मेजनी कौन था और क्यों गैरीबाल्डी इसका इतना समर्थन करता था। तो सबसे पहले हम आपको मेजनी के बारे में बताते हैं कि मेजनी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेजनी का जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। कब हुआ था मेजनी का जन्म? 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म हुआ था। इटली के एकीकरण का मसीहा इसको कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक बहुत ही बड़ा लेखक था, दार्शनिक था, और एक कर्मठ कार्यकर्ता भी था। मेजनी एक कर्मठ कार्यकर्ता भी था, लेखक भी था, और दार्शनिक भी था। 1830 ईस्वी में इसने नागरिक आंदोलन किया था।
कुछ महत्वपूर्ण बात है, 4-5-6 बात है जो कि महत्वपूर्ण है मेजनी के बारे में, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इन 6 पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो आप मेजनी के बारे में भी आसानी से लिख सकते हैं। पहला, इसका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ। दूसरा, इटली के एकीकरण का इसको मसीहा कहा जाता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह एक कर्मठ कार्यकर्ता था, लेखक था और दार्शनिक भी था। उसके अलावा 1830 ईस्वी में इसने नागरिक आंदोलन किया। उसके बाद 1831 ईस्वी में इसने यंग इटली की स्थापना की और उसके 3 साल बाद यानी 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना करता है कौन? मेजनी। तो मेजनी के बारे में 6 पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे कि जो गैरीबाल्डी था वह मेजनी का बहुत बड़ा समर्थक था और मेजनी के सपना को पूरा करना चाहता था। मेजनी का जो सपना था, जाहिर सी बात है कि अगर किसी का कोई समर्थक रहता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए वह कार्य करता है। तो मेजनी के सपना को पूरा कौन करना चाहता था? गैरीबाल्डी करना चाहता था। इन्होंने अपने सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था। पहले ही हम आपको बताएं कि गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था अपने सेना के नाम पर। उसके अलावा देखिए आपको और क्या ध्यान रखना है गैरीबाल्डी के कार्यों के बारे में। इसने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया और इसका विरुद्ध काउंट काबूर ने किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया, जिसका विरुद्ध कौन किया? काउंट काबूर ने किया। और अंततः अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया। यानी कि गैरीबाल्डी अपने युद्ध में जितने सारे भी क्षेत्र को जीता था, लास्ट में अपने जीते हुए सारे क्षेत्र को किसको सौंप दिया? तो विक्टर को सौंप दिया। और जो इटली का शासक था, विक्टर कौन था? इटली का शासक था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर विक्टर को क्यों सौंप दिया? विक्टर कौन था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विक्टर कौन था? तो इटली का शासक था और खुद एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत करने लगा। कौन? गैरीबाल्डी खुद एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत करने लगा। तो चलिए एक बार दोबारा से हम रिवाइज आपको कराते हैं गैरीबाल्डी के कार्यों के बारे में शॉर्ट रूप से। पहला आपको ध्यान रखना है कि 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली के कुछ क्षेत्रों पर बड़े ही जोश खरोश के साथ यह अधिकार करने का प्रयास करता है। यह पेशे से एक नाविक था, मेजनी का बहुत बड़ा समर्थक था और मेजनी के सपना को पूरा करना चाहता था। इन्होंने अपने सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था। इसने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया और इसका विरुद्ध किसने किया? काउंट काबूर ने किया। और अंततः अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र किसको सौंप दिया? विक्टर को सौंप दिया, जो कि इटली का शासक था। और जब सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तब अंत में यह खुद एक साधारण किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो कुल मिलाकर के गैरीबाल्डी के कार्य इतना ही है, जो कि संक्षेप में आपको लिखना रहता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है और हो सकता है कि लघुत्तरीय प्रश्न में भी आपसे पूछा जाए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग गैरीबाल्डी के कार्यों के बारे में विस्तार रूप से समझ गए होंगे बड़े ही सरल भाषा में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह ये वाला क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करना है आपको, अपने भाषा में आप वर्णन कर सकते हैं या फिर जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर बताते हैं यह भी आपका ही भाषा है, यह भी बहुत सरल भाषा में हम यहाँ पर आपको वर्णन करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का क्या कहानी है। तो देखिए, प्राचीन युग का अपना अतीत गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृत तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। कौन? यूनान, यूरोप। ठीक है। इस देश में दूसरे देश से लोग शिक्षा पा रहे थे, मतलब विदेशों से लोग आते थे इस देश में शिक्षा पाने के लिए। विदेश वाले लोग इसके शिक्षा पा करके आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे, लेकिन खुद यह तरक्की नहीं कर पा रहा था। आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। दूसरे देश के लोग यहाँ आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और खुद अपना तरक्की करते थे, लेकिन जिसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है यानी कि यूनान जो है वह खुद नहीं तरक्की कर पा रहा था और इससे शिक्षा पा करके दूसरे कोई तरक्की कर रहा है। क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा था? इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। चलिए हम आपको कारण बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा था। क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा था? तो क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी का गुलाम रहेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो देश उसको गुलाम किए हुए है उसका पैर खींचते रहेगा, उसको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए यूनान भी आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि वह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। तो चलिए, जब तुर्की का गुलाम था तो तुर्की से आज़ाद कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनान स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करे, तो यहाँ से तो आपकी कहानी शुरू ही होती है कि वह क्यों नहीं विकास कर रहा था। तो तुर्की का गुलाम बना हुआ था।
तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया फिलाइट संस्था का गठन किया गया। जिस प्रकार से भारत अंग्रेजों का गुलाम था और बहुत प्रकार के यहाँ पर आंदोलन चलाए गए, बहुत प्रकार के मुहिम चलाए गए ताकि अंग्रेजों से छुटकारा मिल सके भारत को, और अंततः जाकर के भारत स्वतंत्र भी हुआ था 1945 ईस्वी में। तो इसीलिए यहाँ पर तुर्की भी छुटकारा पाने के लिए, मतलब आज़ादी पाने के लिए, हिटोरिया फिलाइट नामक एक संस्था का गठन करता है और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया जाता है। जो उसको गुलाम किए हुए था उसको मिटाने का प्रयास किया जाता है। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। जाहिर सी बात है, कोई भी देश अगर गुलाम रहेगा तो वह स्वतंत्र देश बनना चाहेगा। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए। यानी कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, जिस प्रकार से भारत में भी आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे भारत को आज़ादी दिलाने में। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि भारत को आज़ाद कराने के चक्कर में खुद शहीद हो गए। तो उसी प्रकार से यूनानी के स्वतंत्रता संग्राम में कौन शहीद हो गए? इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए, जिसके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश का लहर छा गया। लॉर्ड बायरन के शहीद हो जाने से, क्योंकि यह बहुत पॉपुलर कवि थे, बहुत महान कवि थे यह, जिनको पूरा देश जानता था, जब यह शहीद हो गए, जब इनकी मृत्यु हो गई तो पूरे यूरोप में आक्रोश का लहर छा गया। ध्यान रखिएगा, हम आपको यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बता रहे हैं कि किस प्रकार से यूनान तुर्की से स्वतंत्र हुआ। आप लोग ध्यान में रखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगा। अभी तक हम आपको क्या बताए हैं? कुछ बेसिक चीज़ बताई यूनान के बारे में। सबसे पहला चीज़ आपको बताए कि यह ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कला, संस्कृति आदि का विशाल केंद्र था। यहाँ पर विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ से जो लोग शिक्षा ग्रहण करके जाते थे, अपने देश का विकास करते थे, अपने देश को आगे बढ़ाते थे। लेकिन खुद यूनान तरक्की नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। और तुर्की से छुटकारा पाने के लिए यह क्या करता है? सबसे पहले हिटोरिया फिलाइट नामक संस्था का एक गठन होता है और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया जाता है। इसमें इंग्लैंड के एक महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो जाते हैं, जिसके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश का लहर छा जाता है। चलिए, जब लॉर्ड बायरन शहीद हो गए, पूरे यूरोप में आक्रोश का लहर छा गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। कितने ईस्वी में? 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन होता है, जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर के तुर्की का विरोध करता है। क्योंकि जो तुर्की था वह यूनान को, यूरोप को गुलाम बनाए हुए था। इसका विरोध कौन करता है? रूस करता है, फ्रांस करता है और इंग्लैंड करता है। क्योंकि इंग्लैंड के इसमें एक महान कवि का भी निधन हो गया था, महान कवि शहीद हो गए थे, इसलिए इंग्लैंड भी इसका विरोध करता है। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि होती है। ऑब्जेक्टिव में भी हम आपको बहुत बार बताए होंगे कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी में। आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब लॉर्ड बायरन शहीद हो गए, उसके बाद 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर के तुर्की का विरोध किया। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई यूनान और तुर्की के बीच। संधि कब होता है? जब दो लोगों के बीच आपस में झगड़ा होता है, तो दोनों के झगड़ा को सुलझाने के लिए आपस में संधि किया जाता है। तो यूनान को गुलाम बनाए हुए था कौन? तो तुर्की। तो तुर्की और यूनान के बीच में संधि होता है। उस संधि का नाम क्या दिया गया? एड्रियानोपुल की संधि, जो कि 1829 ईस्वी में हुआ, जिसमें तुर्की की हार हो गई। क्या हो गई? तुर्की की हार हो गई। और अंततः 1832 ईस्वी के कस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया गया। तो कहने का मतलब कि एड्रियानोपुल की संधि में यूनान आज़ाद नहीं हुआ। आज़ाद कब हुआ? कस्तुनतुनिया की संधि के तहत, जो कि 1832 ईस्वी में हुआ था, एड्रियानोपुल की संधि के 3 वर्ष के बाद। यानी कि कस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया गया। और जाहिर सी बात है कि कोई देश अगर आज़ाद हो गया तो वहाँ का कोई राजा बनेगा। तो जब यूनान आज़ाद हो गया तो वहाँ का राजा किसको बनाया गया? ऑटो को बनाया गया। राजा किसको बनाया गया? ऑटो को बनाया गया। तो कुल मिलाकर के यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की यही कहानी है। आपको 3 पार्ट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देना है यूनान के बारे में, जो कि हम आपको 2 बार रिपीट कर दिए हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि पहला, कि विदेशों से लोग आकर के यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जा रहे थे, लेकिन खुद यूनान विकास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम था। यह तुर्की से छुटकारा पाना चाहता था। इसके लिए एक संस्था का भी गठन किया गया, जिसका नाम हिटोरिया फिलाइट रखाया गया। उसके बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप में पूरे आक्रोश का लहर छा गया।
उसके बाद क्या हुआ कि 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ होकर के तुर्की का विरोध करता है। उसके बाद एड्रियानोपुल की संधि होती है और एड्रियानोपुल की संधि में भी यूनान को स्वतंत्रता नहीं मिलती है और लास्ट में 1832 ईस्वी में कस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया जाता है और यूनान एक आज़ाद राष्ट्र बन जाता है। और राजा किसको बनाया गया? ऑटो को बनाया गया। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? आप सभी लोग जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क से यह भी काम असंभव था। इसी बात को आपको पूछ रहा है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव कैसे था। तो देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जाहिर सा तथ्य है, जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इसके लिए सुलझा गया मार्ग विशाल सेना का संगठन था तथा रक्त एवं लौह की नीति था। हम आपको बताए थे कि बिस्मार्क ने इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया था, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। रक्त एवं लौह की नीति के बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताए थे कि इसमें विशाल सेना का एक संगठन बना था। तो कुल मिलाकर के रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया था बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो देखिए ऊपर तो हम आपको बेसिक चीज बताए, उसके अलावा देखिए विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित करना पड़ेगा। विलियम प्रथम इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि यदि इटली और जर्मनी का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस को बुरी तरह पराजित करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। तो जब तक ऑस्ट्रिया को पराजित नहीं करेंगे तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सकता है। इसलिए विलियम प्रथम इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि यदि जर्मनी का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया को हमको बुरी तरह से पराजित करना ही पड़ेगा। और वह इस बात को भी भली भांति जानता था कि इस काम को बिस्मार्क के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इस काम को जब भी कोई कर सकता है तो बिस्मार्क ही कर सकता है। अतः पर्सा में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया गया, परंतु सैनिक खर्च को लेकर के संसद में विवाद उठ गया। सैनिक संगठन बनाने का तो ऐलान हो गया, लेकिन संसद में विवाद उठ गया कि आखिर सेना का इतना खर्चा आएगा कहां से। इसलिए संसद में विवाद उठ गया। इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया। जो सेना का जो खर्चा के लिए जो बवाल उठ गया संसद में, इसको हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को कहां बुलाया? बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग किया और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हो गया। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क से भी जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। कैसे नहीं था, हम आपको पूरा चीज बता दिए। सबसे पहले तो बता दिए कि बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन तो किया था, सेना का संगठन भी किया था, लेकिन विलियम प्रथम इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे कि ऑस्ट्रिया था जो कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था। इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता था। अतः पर्सा में क्या हुआ कि सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण हुआ, लेकिन संसद में विवाद उठ गया कि इसका खर्चा कहां से चलेगा। और इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग दिया और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का सपना साकार हो गया, सपना पूरा हो गया। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप यह वाला क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। तो हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे और इसके पहले जितने सारे भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत ही आसानी से चले गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग अब इसे नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम आपको अगले चैप्टर का बताएंगे या फिर किसी और सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।